FM 105. सेहतमंद लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो सेहत आपके लिए, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 हॉट FM 105 के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जाता है। आपकी सेहत से मुतालिक माहिर डॉक्टर्स को हम इस शो में मदऊ करते हैं और उनसे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रह सकते हैं और अपनी सेहत से रिलेटेड कोई भी मसले हों, आप हमें इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना मैसेज लिखें और आप हमें 8282 पर सेंड कर दीजिए। ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दिल, गुर्दे, दिमाग, फेफड़े, जिगर, ये तमाम इंसान के अहम आज़ा हैं। अगर इसमें से किसी एक को भी मसला दरपेश हो जाए तो पूरा जिस्म मुश्किल में आ जाता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कमांड देता है और उसकी बिना पर हमारे तमाम आज़ा काम करते हैं। इसी तरह सोचने का अमल दिमाग में ही होता है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का सही होना बहुत ज़रूरी है लिसनर्स। बाज़ यूनानी फ़लसफ़ियों ने जिस्म और रूह को अलग अलग करके रूह को आला करार दिया है। सुकरात ने रूह को खुद आगाही का दूसरा नाम दिया है, जिसके जरिए इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज करता है। और इसके ही एक शागिर्द अफलातून ने रूह को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और कहा कि सबसे आला हिस्सा माकूल और सोचने वाली रूह है, जिसका जिस्मानी ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात से तजाद है। अफलातून के ज़हीन तरीन शागिर्द अरस्तू दुनिया का पहला नफ्सियात दान था और इल्म नफ्सियात का बानी भी है। अरस्तू ने नफ्सियात पर बहुत से नजरियात पेश किए, जिनमें भूख, प्यास, गुस्सा, खौफ, जिस्मानी आराम की ख्वाहिश शामिल है। ज़्यादातर लोग बचपन की तरबियत और आदात से माशरती इक़दार और रवायात और वक्ती और इनफरादी महरकात के तहत अमल करते हैं। कहते हैं कि इंसान की फिक्र और सोच एक ऐसी चीज है जिसपे इंसान का बस नहीं है। इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरता है जो इंसान की दिमागी और जिस्मानी सेहत दोनों पर असरअंदाज होते हैं। बदलते हुए हालात में अगर देखा जाए तो कोरोना यानी कोविड-19 के मुश्किल मराहिल से हम लोग गुजर रहे हैं और यकीनन इसने पूरी दुनिया पर एक ज़हनी दबाव डाल दिया है। हम सब इस वक्त एक ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। इसीलिए आज हमने अपने शो में डॉक्टर ब्रिगेडियर शुएब अहमद को अपने शो में इनवाइट किया है। ही इज़ अ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस और नफ्सियात के डॉक्टर भी हैं और आज ये हमें बताएंगे लिसनर्स कि हम किस तरह इस कोविड-19 से ज़हनी तौर पर लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया FM 105 आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे ताकि मैं अपना कुछ इजहार कर सकूं जो मामला चल रहे हैं आजकल मुल्क में और या पूरी दुनिया में फॉर दैट मैटर, और इसको हमें बहादुरी से इसका मुकाबला करना है। ये एक आलमी वबा है और
वबाएं पहले भी इंसान के माशरों में बहुत आई हैं। अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो बहुत से ऐसे पूरी जनरेशन खत्म हो गई, पूरी बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो गई इनकी वजह से। मगर तब शायद साइंस और इल्म जो है वो इतना एडवांस नहीं था। अब जो काफी उम्मीद है, बेहतर है, और उम्मीद है हम इस पे जल्दी काबू पा लेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, इसी में कामयाबी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे कि साइकेट्रिस्ट यानी नफ्सियाती डॉक्टर कौन होता है और हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है? ठीक है, बड़ा अच्छा आपने सवाल इसलिए पूछा है कि अभी तक हमारे माशरे में एक तो वैसी भी तालीम की कमी है, फिर लोगों को बहुत ज्यादा चीजों की मालूमात नहीं है। यहाँ पर जो है वो कुछ इवन पढ़े लिखे लोगों को भी जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी फर्क पता नहीं होता है। तो साइकेट्रिस्ट बेसिकली इज अ मेडिकल डॉक्टर जिसने लाइक एमबीबीएस किया और उसके बाद एक 6 साल की एक ट्रेनिंग की, और उसके बाद वो जो जहनी अमराज हैं उनके बारे में उसने अपनी एक्सपर्टीज बनाई और फिर उनके ट्रीटमेंट किए, मेडिसिन से भी किए और बातचीत से भी किए, और इसके अलावा भी कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिससे वो ट्रीट करता है। तो उसको जो है हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। और वेयर एज जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो आपका जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना, वो उसको स्टडी करते हैं। एंड दे ऑल्सो डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, जो साइकोथेरेपीज हैं जहां पे किसी पेशेंट को मेडिसिन के साथ जरूरत पड़ती है या बहुत छोटे वक्फे के लिए, जैसे क्राइसिस इंटरवेंशन हम कहते हैं, उसके लिए हम जो है उनको साइकोलॉजिस्ट के साथ करते हैं। मगर पूरी दुनिया में जो है वो साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स, ठीक है ना, ये 3 लोग जो है वो मिलकर एक टीम वर्क होती है जो काम चलाती है। अकेला बंदा इतना ज्यादा इसमें मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का जो जहन है ये एक बहुत वसी चीज है जो इतनी चीजें स्टोर करता है अंदर के। आपकी सोच है, बहुत सी लाइब्रेरीज जो है वो दुनिया की जो है वो एक दिमाग के अंदर जो है वो समा सकती है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो उसको डील करना बजाय इसलिए कि आपके कोई जिगर की बीमारी को या गुर्दों की बीमारी को या फेफड़ों की बीमारी को ट्रीट करने से इसमें ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसको हमेशा मल्टीटास्किंग, मल्टी मॉडल जो है वो एक बनाया जाता है इलाज करने वालों का। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। दिमाग एक हमारा एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई फिजिकल कोई ऐसी सिम्टम्स होती हैं कि हमें पता चलता है कि हमें अब नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब कैसे तशखीस होती है कि असल में ऐसा होता है कि जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है, अगर मेरी टांगे सलामत है, मेरे हाथ सलामत हैं, तो और मैं फिजिकली अपने काम सर अंजाम दे रहा हूं तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मगर अगर मेरे पांव में मोच आ गई या मेरी फ्रैक्चर हो गया तो जाहिर है मैं चल नहीं पाऊंगा। तो उसका तो फौरन आपको पता लग जाता है कि यार चूंकि ये मेरे पांव में मोच आ गई है इसलिए मैं चल नहीं पाता हूं, तो मुझे जो वो फौरन ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि मैं जाके अपना इलाज करवाऊं। जहन जो है उसकी जो अलामात हैं वो पूरी बॉडी को, चुके जैसा आपने शुरू में कहा कि वो कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो पूरे जिस्म में भी आया हो सकती हैं और किसी खास हिस्से में भी आया हो सकती हैं। और सिर्फ उसको जो है वो जहनी तौर पर भी उसको नफ्सियाती उलझने जो है जिसको कहते हैं उसकी सूरत में भी उस पे जाहिर होना शुरू होती हैं, जिसमें उसको जरूरी, जिस तरह हम किसी भी और डिफेक्ट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसी तरह से जो है वो हमें साइकेट्रिस्ट के पास भी जो वो जाना चाहिए। अगर आपको उदासी हो रही है, अगर आपकी नींद खराब हो गई है, अगर आपको बेवजह गुस्सा आ रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को खर्च करने लग गए हो, पैसा खर्च करने लग गए हो, इस तरह की चीजें हैं, तो ये तमाम अलामात वो हैं। या आपको घबराहट के दौरे शुरू हो गए हैं, तो ये तमाम वो अलामात हैं जिन पे आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टाइम चेक है, इसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लिसनर स्टे ट्यून्ड विद अस। हॉट एफएम 105। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। यकीन रखो, कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना हुजूम में जाने या ना जाने का सवाल है। हर मुसलमान पर फर्ज है अपनी
और औरों की जान की हिफाजत करना। रमजान के दौरान वबा को फैलने से रोकने के लिए नमाज और तरावी घर पर अदा करें। अगर मस्जिद जाना भी हो, एहतियात करें, लोगों से फासला रखें और अपने अजीजों को महफूज रखें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। Hot FM 105. Happiness is the highest form of health. Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन, सेहत आप सबकी। ये शो आप हर जुम्मे को 10 से 12 सुनते हैं। लिसनर्स, आप हमारे साथ इस शो में शामिल भी रह सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और मैसेज करने का तरीका भी बहुत अच्छे से जानते हैं। 8282 पर मैसेज कीजिए। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, 82 लिखिए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखकर 8282 पर सेंड कर दीजिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ब्रिगेडियर शुएब अहमद साहब मौजूद हैं। ही इज अ साइकेट्रिस्ट जो कि नफ्सियाती मसलों को हल करते हैं, और आज हम अपने इस शो में बात करेंगे कि कोविड-19 की वजह से हम पर किस किस्म का जहनी दबाव है और इसको कैसे हल किया जाए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि क्या सिम्टम्स थे, वो आपने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में लोग जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बहुत बुरा समझते हैं, और समझते हैं कि अगर हम साइकेट्रिस्ट से रुजू करेंगे तो पता नहीं ये पागल है, अजीब अजीब से अल्फाज बोले जाते हैं उस शख्स के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें इंसान का जो याददाश्त है वो हमारी, इसको हम कहते हैं कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है हमारा, या कलेक्टिव थिंकिंग है हमारी, जब से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ है, तो जब इंसान ने उन बीमारियों को देखा कि जो बहुत तकलीफ दे होती थी, या जिसमें फर्ज किया कुछ, जैसे मैं लेप्रेसी की मिसाल देता हूं आपको, कि लेप्रेसी जो थी वो डिसफिगरमेंट हो जाती थी आपकी, और उस जमाने में लोगों को नहीं मालूम था कि इसका क्या इलाज है। तो लेपर्स को जो है, जो कोढ़ के मरीज हैं, उनको शहर की फसीलों से बाहर जो वो फेंक दिया जाता था, और उन पे जिंदगी तंग कर दी जाती थी, और हर कोई इसलिए उनको वहां पे अपने वहां से निकालता था कि कहीं ये बीमारी उनको ना लग जाए। हालांकि मजे की बात यह है कि लेप्रेसी इज वन ऑफ द लीस्ट कंटेजियस डिजीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, और जो मोस्ट कंटेजियस है दैट इज फ्लू, ठीक है, जैसे आजकल जो वो है। तो जब वो आपने ये चीजें देखी, और जब उन्होंने ये देखा कि जब किसी को जहनी बीमारी हुई और उसको इलाज ना मिला, उस जमाने में तो दवाएं नहीं थी, तो वो बिगड़ते बिगड़ते इस हालत में पहुंच जाते थे लोग, जिनको आम फहम में पागल कहा जाता था। तो आपको ये लगता था कि मैं कहीं इसके पास बैठ गया, मैं इससे मिल लिया, तो ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी या मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा। हालांकि ये बीमारियां जो है, ये कोई छूत की बीमारियां तो है नहीं कि आपने जो है वो उससे मिले और आपको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या आपको मेनिया हो गया, या आपको डिप्रेशन हो गई, या आपको एंग्जाइटी हो गई। तो इस वजह से ये फियर जो है, ये बहुत शुरू से इंसान के जहनों में बैठा हुआ है। उसको निकालना बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता जो अब जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, तालीम जा रही है, तो उनको समझ आना शुरू हुआ है कि ये इनका बेसिस जो है इन बीमारियों का दिमाग ही है, यानी कि ये कोई आसेब नहीं है, कोई जिन भूत नहीं है, कोई बाहर से नहीं आ रही है, बल्कि दिमाग के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। तो फिर वो अब इलाज की तरफ रुजू भी कर रहे हैं, लोग आइडेंटिफाई भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। हम जो बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, आपने मेरा तारुफ में शायद ये नहीं बताया कि आई एम विद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, राइट। सो हम लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में और इवन मदारिस में, कि जहां पे बच्चों को ये बताया जाए कि जहनी बीमारियां, कॉमन जो जहनी बीमारियां हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, ठीक है, ताकि उनको जो है वो पीरों फकीरों के चक्कर में जो है वो जिन भूत के उतारने के चक्कर में ना डाल दिया जाए। आपने अब तो बहुत मीडिया बड़ा अच्छा वो हो गया है, और उसने बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दी है। इससे भी हमारे पास पेशेंट का जो टर्नओवर है बहुत बढ़ गया अभी। अब लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको जो है वो ये कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ये तमाम सब चीजें क्या, मैं चाहूंगी आप थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल बताइए।
दिमाग की बीमारियों को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जहनी बीमारियों को जो है वो। एक है जिसको हम कहते हैं साइकोसिस, और ये पुरानी डेफिनेशन है लेकिन लोगों के समझने के लिए जरा मैं आसान कर रहा हूं। और एक को आप कहते हो न्यूरोसिस। साइकोसिस वो बीमारियां हैं जो कि बड़ी बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये बड़ी मेजर बीमारियां हैं, ठीक है ना, जिनमें बहुत सारे तगय्युरात उसमें पैदा हो रहे होते हैं, तलातुम पैदा हो रहे होते हैं दिमाग में, और वो सही तरह सोच नहीं समझ सकता, उसको जो वो रियलिटी का नहीं पता होता, उसको कानों में गैबी आवाजें आती हैं, वो उनसे मुखातिब होता है। फिर मेनिया है, उसमें जो वो बिल्कुल हाइपर हो जाता है, दावे कर देता है कि खुदा न खास्ता मैं पैगंबर बन गया हूं, या मैं वली हो गया हूं, या मैं मुल्क का सदर बन गया हूं, ठीक है। और उससे जो है वो फिर खर्चा बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है, और इस तरह की चीजें जो है उसमें आना शुरू हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं साइकोसिस। साइकोसिस में एक खास बात यह है कि जो इनसाइट है, इनसाइट हम कहते हैं कि अपने आप को समझना कि मुझे क्या बीमारी है, वो उसमें इनसाइट नहीं होती उस पेशेंट के अंदर। तो जब इनसाइट नहीं होती तो वो इलाज के लिए आमादा भी नहीं होता, तो उसको आमतौर पर लोग ही लेके आते हैं, खुद बहुत कम होते हैं लोग जो साइकोसिस वाले हमारे पास आए। दूसरा है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस को हम थोड़ा सा माइल्डर यूं कहेंगे कि उसमें एक तो इनसाइट मौजूद होती है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे उदासी हो गई है, इसमें डिप्रेशन आ जाता है, इसमें एंग्जाइटी आ जाती है, इसमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, इसमें इवन जो है वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स है, जिसमें शॉपलिफ्टिंग है, आग से खेलना एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जो है वो खवातीन में जो है वो बच्चे की पैदाइश के बाद की जो इलनेसेस हैं वो साइकेट्रिक इलनेसेस आ जाती हैं, जिसको हम पर्पुरल डिप्रेशन कहते हैं या पर्पुरल साइकोसिस कहते हैं। वो सारी अलामात इसमें आ जाती हैं। तो ये वो दो बड़ी किस्में हैं इसकी, जिसके अंदर बीमारी तो बेशुमार है, इसमें जो है वो इलाज भी बहुत सारे उनके डिफरेंट तरीके हैं वो किए जाते हैं। सही। तो ये हमें टेंशन और एंजाइटी, ये हमें क्यों होता है, डिप्रेशन? जी बिल्कुल। जब हम किसी भी देखें, एक छोटी सी मिसाल यूं ले लें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही हो, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे ही है ना कि फिर आपको गुस्सा आता है, आपको जो है वो अपने पे भी गुस्सा आएगा, उन आसपास के माहौल पे भी गुस्सा आएगा, ठीक है। तो मगर चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स जो हैं उनका लेवल लो हो गया हुआ है, ठीक है, और वो प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो आपको उससे आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आप पे वो गालिब आ जाती है चीज, और आपको फिर जो है वो घबराहट या एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी बुनियादी तौर पर जो है वो एक खौफ की बीमारी है, ठीक है। आपको जब वो खौफ पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी है, इसको डिफरेंट चीजों का फोबिया हो गया है, ठीक है ना। और ये कोविड के तरह हवाले से जब हम बात कर रहे थे, कोविड बेसिकली एक फियर फैक्टर है। बीमारी अपनी जगह है, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग फियर फैक्टर। तमाम इंसान जब सोशल एवोल्यूशन में गए और गारों से निकलकर और अब जिंदगी गुजार रहे हैं, आजकल तो खैर हम दोबारा गारों में चले गए हैं, ठीक है, मगर ये कि उससे जब वो निकल के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो उन्होंने फिर बहुत सारी चीजें जो है वो सीखी। खौफ का एलिमेंट जो था कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था लोगों को कि वो एक तरीके से रहे, और एक खौफ उनको, चाहे वो खौफ आग का खौफ था, चाहे वो सांप का खौफ था, चाहे वो बैल का खौफ, उनको अपने खुदा मानते गए और वो जो वो अपना माशरा इस तरह से तरक्की करता गया। तो खौफ जो है वो एक ऐसी ऐनक है जो आपको अगर लगा दी जाए तो फिर आपको खौफ के अलावा उम्मीद नजर नहीं आती। तो कोविड-19 में भी यही है कि बेसिकली एक तरह से ये बहुत बड़ा एक चश्मा है खौफ का जो हमने पहन लिया है। मीडिया ने बहुत इसमें जो है वो पॉजिटिव रोल भी किया होगा, मगर नेगेटिव रोल बहुत ज्यादा किया है, और उसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो सहम गए हैं। घरों में बंद तो होना है, मगर उसमें जो उनको एंग्जाइटी होती है वो नाकाबिले बयान है। उससे फिर उनके मसाइल, फिर बच्चों के साथ जातियां, फिर बीवी के साथ जाती, बीवी के मियाँ के साथ जाती, वगैरह वगैरह। तो ये सारा एक जो ना वो कैस्केड बन गया है इवेंट्स का, जो है वो जिसको हमें ब्रेक करना है। क्योंकि हम
सारा दिन इतनी खबरें देख रहे होते हैं, आई थिंक ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि हम सारा दिन टीवी के आगे बैठे हैं और ये देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं। वैसे ही एक नॉर्मल एक आदमी मर जाए आपके सामने पता चले तो हम उसकी वजह से उस मोड में चले जाते हैं। अगर हम सारा दिन ही ये खबरें सुनते रहे तो हमारा दिमाग डिफरेंट उसमें चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चीज कही कि नेरोसिस जैसे उसमें कि लोग आग से खेलना और ये सब चीजें, जैसे लोग स्टंट करते हैं, इसकी तमाम चीजें करते हैं, तो क्या ये कोई मतलब कोई ब्रेन का ऐसा हिस्सा होता है जो ऐसे मुश्किल काम करने पे भी उनको कोई फर्क नहीं? अच्छा खैर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं। बेसिकली मेरा वो मकसद जो था, जो कंडीशन बयान कर रहा था, वो थी इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स। जो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स हैं उसमें शॉप लिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, उसमें पायरोमेनिया होता है। पायरोमेनिया में है कि उसको मजा आता है आग लगाने से, आग नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कागज जला दिया कुछ तरह की वो कर लिया लाइक दैट, ठीक है ना। फिर जो ईटिंग डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती है। मगर जो आप स्टंट करने वाली बात कर रहे हो वो एक और चीज है। असल में हम जो हम डिफाइंस को अपना बहुत बड़ा क्रेडिट समझते हैं कि हमने जो है अगर ग्रेविटी को डिफाई कर दिया, अगर हमने जो वो डेंजर को डिफाई कर दिया तो हमने को बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन सर्ज, ठीक है, रश होता है एक, जो है वो मेल ज्यादा इसमें जो है वो इस तरह के काम करते हैं कि लाइक पैराड्रॉप कर लिया, लाइक ग्लाइडिंग कर ली, लाइक विदाउट पैराशूट जंप कर ली, बहुत लंबी तक जाके फिर नीचे उसका पैराशूट खोला। तो ये सारे वो स्टंट्स है। मोटरसाइकिल जो आपको देखते हो जो वो उस पर वो रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ एलिमेंट होता होगा जहनी उसका, मगर इसको चूंकि डिसऑर्डर के तौर पर अभी तक क्लासीफाई नहीं किया गया तो इसलिए नहीं कहूंगा कि डिसऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को नफ्सियाती मसला हो जाता है तो यूजुअली खैर काउंसलिंग तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें मेडिसिन भी पेशेंट को दी जाती हैं और देखा गया है कि उस मेडिसिन के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या ये सारी जिंदगी ये दवाइयां खानी पड़ती हैं कि पेशेंट ठीक नहीं हो जाता? ये बड़ा अच्छा मुझे मौका आपने दिया है FM 105 ने कि लोगों का ये मिथ, असल में कुछ मिथ होते हैं ना उसमें जो वो बहुत सारे। अब होता यह है कि जब आपको एक केमिकल है जिसकी कमी है, लाइक मैं आपको मिसाल देता हूं, कोई डायबिटिक है, अब डायबिटिक के पेशेंट जो है उसको आप इंसुलिन देते हो। आज तक कभी किसी डायबिटिक के पेशेंट ने आपसे ये बात पूछी है कि डॉक्टर साहब मुझे ये सारी उम्र लेनी पड़ेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? लेकिन बिकॉज द पर्सन बिलीव्स दिस थिंग कि उसमें ये केमिकल अब नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही है या कम प्रोड्यूस हो रही है और मुझे उसके लिए मेडिसिन लेनी है, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें या वो केमिकल ज्यादा हो गया हुआ है या वो केमिकल कम हो गया हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन तो देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो वो इतना खराब हो सकता है कि उनमें सुसाइड तक के जो वो चांसेस होते हैं, बल्कि सुसाइड इज अ वेरी मेजर टॉपिक ऑल्सो ऑफ साइकेट्री। अभी वो भी डिस्कस हाँ, बड़ा अलार्मिंग वो है। तो वहां पर आपने उनको कहना है कि इसको दवा जो है वो लंबे अरसे के लिए दे, मगर ये जरूरी नहीं कि लाइफ लॉन्ग दवाई दी जाती है। जैसे टीबी का इलाज है, टीबी का इलाज जो है उस पर 9 मंथ्स का एक रिजीम है, ठीक है ना, और लोग टीबी का इलाज आराम से 9 महीने करते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जो है वो डिप्रेशन जो है वो फर्स्ट एपिसोड आता है तो उसको भी 6 to 9 मंथ्स आप उसको रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं और फिर टेपर ऑफ करके खत्म कर देते हो। हाँ, अगर उसको रिलैप्स हो रहा है 2 साल के अंदर फिर उसको हो जाता है तो फिर थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए दी जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग नहीं दी जाती। मगर कुछ कंडीशन है जिसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन दी जाती है, जिस तरह बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ताकि वो हाई फेज में ना चला जाए, लो फेज में ना चला जाए, या स्किज़ोफ्रेनिया है जिसके अंदर जो वो अब वो तो केमिकल डिसऑर्डर इतना स्ट्रांग उसका वो है कि वो उससे वो नहीं था। मगर मैं आपको बताऊं कि ये दवाएं खाने के बाद बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे फील्ड के अंदर, जो लोग जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली है, शादी कर ली, बच्चे हो गए, एंड दे आर डूइंग फाइन एंड दे हैव कम टू दैट कंक्लूजन दैट कि ये मेडिसिन, वो खुद कहते हैं अब डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मेरी दवाई कम मत कीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा से उस हालत में नहीं जाना चाहता जिसमें मैं आपके पास आया था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिस्टनर्स, अभी आप हमारे साथ ही प्लीज रहिएगा, एक छोटा सा टाइम चेक है, टाइम चेक इश्तिहार का ब्रेक है, फिर इसके पास दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद हॉट FM 105। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। यकीन रखो, कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना हुजूम में जाने
या ना जाने का सवाल है। हर मुसलमान पर फर्ज है अपनी और औरों की जान की हिफाजत करना। रमजान के दौरान वबा को फैलने से रोकने के लिए नमाज और तरावी घर पर अदा करें। अगर मस्जिद जाना भी हो एहतियात करें, लोगों से फासला रखें और अपने अजीजों को महफूज रखें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। Hot FM 105. Happiness is the highest form of health. Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो सेहत, आपकी सेहत सबके लिए, जो कि आप हर जुम्मे की सुबह सुनते हैं 10 से 12, और इसमें हम डिफरेंट डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं, जिसमें हम आपके मसलों का हल उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके कोई भी मसले हो सेहत से रिलेटेड, आप उसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं 11100105 पर। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस लिखिए और आप हमें मैसेज करके 8282 पर सेंड कर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं दिमागी नफ्सियाती बीमारियों के बारे में। कोविड-19 ने हमारे ऊपर क्या दिमागी असरात छोड़ दिए हैं और आने वाले वक्त हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर ब्रिगेडियर शुएब अहमद को इनवाइट किया है। ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट जो कि नफ्सियाती बीमारियों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि दवाइयाँ किस हद तक ज़रूरी हैं और हमें क्यों खानी चाहिए। एक पॉइंट आता है डॉक्टर साहब जहां पर आपने मेंटल हॉस्पिटल्स की मैं बात करना चाह रही हूँ इस वक्त, कि लोगों को पागल खाने भी जो जिनको कहा जाता है कि वहां भेज दिया जाता है, तो कब वो नौबत आ जाती है कि वो मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होती, आपकी काउंसलिंग से भी कंट्रोल नहीं हो रही वो बीमारी, और उनको वहां भेज दिया जाता है। तो ऐसा जुल्म क्यों होता है? हम उनको क्यों भेज देते हैं वहां पर, और जिस किस्म का बर्ताव वहां पर लोगों के साथ होता है, तो जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, इसकी बिना पर मैं ये सवाल कर रही हूँ। जी देखिए, अब आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। आप का जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही, एक कॉल भी आ रही, कॉल भी साथ में ले लेते हैं प्लीज। जी अस्सलाम, जी कौन है हमारे साथ लाइन पर? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची। जी अली बोलिए। डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं ना? जी जी बिल्कुल बैठे हैं। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी जो वाइफ है ना, जी। असल में ईशा की अजान के बाद उनको बहुत घबराहट होती है ना, जैसे कि घबराहट, बेचैनी, बेकरारी हो जाती है, नहीं कर पाती है पूरी रात। ठीक है। ये उनको कब से हो रहा है? ये सर इनको तकरीबन हफ्ता हो गया इनको ना। फिर मैंने कल डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने दवाई कुछ मेडिसिन दी थी। फिर रात भी वही बेचैनी, बेकरारी। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं। ठीक है। असल में जो ये बीमारी हो सकती है, ये अगर एक हफ्ते की बीमारी है तो फिर तो मुमकिन है कि कोई आपके घर में कोई ऐसे मसले हुए हों जिसकी वजह से वो परेशान हो गई हों। कोई बच्चों का हो सकता है, या आजकल के जो हालात है उसकी वजह से हो सकता है। कोई उनको और कोई जिस्मानी बीमारी ना हो खुदा न खास्ता, जिसकी वजह से जो ये अलामात आ सकती हैं, जिसमें नींद चली गई है और घबराहट उनको हो रही है। मगर इनमें जहनी बीमारी भी हो सकती है। अगर उनको कोई जहनी बीमारी होगी तो उसमें फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या वो उदास रहती हैं, क्या वो चिड़चिड़ी हो गई हैं, क्या वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही जैसे कर पा रही थी। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और इसके लिए कोशिश ये कीजिए कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास विजिट कर लें, उनको लेके चले जाएं। क्योंकि जो फेस टू फेस आप देख के बात कर सकते हो, समझ सकते हो, वो ऐसे फोन पे हमारी बीमारी में खासतौर पर जो है वो मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मेंटल हॉस्पिटल के बारे में। मेंटल हॉस्पिटल से देखें, मैं यही बात कर रहा था कि आप माशाल्लाह जो है वो उस सोसाइटी का स्टाटस से हो जहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं चीजों को। मगर आपका भी कहीं पे ये रग जरूर फड़कती है कि पागल खाने जो है वो क्या होते हैं और वहां पे क्या सलूक होता है।
ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अव्वल में तो पागल खाने अब नहीं कहे जाते, ये भी एक इसकी भी लंबी स्टोरी है कि वो पागल खाने क्यों बने थे, क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। मगर इसमें ज्यादा इम्कान इस बात का होता है कि वो लोग जिनकी बीमारियों को सही टाइम पर डिटेक्ट ना किया गया हो और वो बढ़ती जाए और वो क्रॉनिक हो जाए, किसी भी जैसे क्रॉनिक इलनेस किसी भी जिस्मानी भी हो सकती है और ज़हनी भी हो सकती है। तो जब वो क्रॉनिक हो जाती हैं और फिर वो शख्स जो है वो दवाओं से या इन चीजों से घर में रहने के काबिल नहीं रहता, कंट्रोल उसका जो है वो अपना लूज कर जाता है, तो फिर घर वालों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, इनको लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा दी जाए। और उनको भी जो है वो पागल खाना तो कहीं पे भी दुनिया में अब जो है वो नहीं होता, दे आर बेसिकली मेंटल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है ना। और आप वहां पे उनको जो है वो एडमिट कर देते हो और वहां पर जो है वो बड़ा अच्छा उनका इलाज होता है, अच्छी देखभाल होती है। कोई ऐसा साइकेट्री में याद रखें कि जो लोग शौक से आते हैं, जो लोग इसको अपना पैशन समझते हैं, जो लोग वो कभी भी किसी मरीज के साथ ज्यादती ना करते हैं, ना वो होने देते हैं उसको, जो अपना एक टारगेट समझते हैं अपना एग्जैक्टली सही क्या करना है। और मैंने आपको कहा कि देयर आर I can't count the sex stories, ठीक है ना, ऑफ माई लाइफ, जो पेशेंट ठीक हुए और वो अभी भी बहुत सारे मेरे राब्ते में रहते हैं। बहुत से मुझे सिर्फ ईद पे विश करने के लिए फोन कर देते हैं कि हम ठीक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप किसी को जहनी मसले से आजादी दिला दें तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इंसान का आपने सही कहा कि बुखार दूसरे मामलात में आप दवाई खा के सही हो जाते, लेकिन नफ्सियाती मसला एक ऐसा होता है कि जिसमें आपको वाकई काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर आप किसी को आपकी बात समझ आ रहा है तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कोविड-19 के रेफरेंस से बात करते हैं। देखा जाए तो इस वक्त कोविड-19 के मुख्तलिफ लोगों पर डिफरेंट असरात देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप दोनों तरीकों से हमें बताइएगा कि कोविड-19 और एक जेनरिक उसमें क्या असरात होते हैं। बच्चे, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की नफ्सियाती बीमारियां क्या होती हैं? माँ बाप जो है उनके ऊपर एक दबाव डालते हैं कि आपने होमवर्क करना है, इतने ग्रेड्स लेके आने हैं, उसका A+ आया तो तुम्हारा क्यों नहीं आया। डिफरेंट कंपैरिजन्स करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चे नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इस वक्त बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं काफी अरसे और मजीद 2-3 महीने उनको बैठना है, तो आप क्या पेरेंट्स को गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो किस तरह इन बच्चों को हैंडल करें ताकि वो आगे से रिएक्ट ना करें? जी बिल्कुल, ये एक दीज आर दी टेस्टिंग टाइम्स, ठीक है, जिसमें हमें बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि हमें बच्चों के साथ खासतौर पर जो वो किस तरह का रवैया रखना है। बच्चे जाहिर है, जब हम सबको मालूम है कि जब बच्चा सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल चला जाता है तो माँ के लिए वो 6 घंटे जो है वो बड़ा पार्टी टाइम होता है। जी पार्टी टाइम भी होता है और उसको घर के अपने कामकाज भी निपटाने होते हैं, तो उसको कोई अनइंटरप्टेड जो है ना वो अपना जो वो शी इज द कमांडर एट दैट टाइम ऑफ हर हाउस। अब जब हो गया है कि जब बच्चे वहां पे मौजूद हैं तो एक तो लोगों ने सारी चीजें अननेचुरल कर दी हैं कि रातों को देर तक जाग रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फिर दिन में देर तक सो रहे हैं। तो ये तो एक तो उन्होंने अपना पूरा सर्कैडियन रिदम ही जो है ना वो चेंज कर दिया। सर्कैडियन रिदम चेंज होने से भी बहुत से आपके जो वो केमिकल्स जो है वो आपके ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज हमारी लर्निंग उससे मुतासिर होती है और साथ में आपके मूड चेंजेस भी उसमें आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में खासतौर पर यह है कि बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि वो कहीं खेलने को नहीं जा सकते, पार्क सारे बंद हैं, वो बाहर का खाना नहीं खा सकते, वो को आइसक्रीम नहीं खा सकते, एटसेट्रा। तो ये चीजें जो है वो उनके लिए, चूंकि बच्चा जो है उसकी सोच आपकी सोच तो नहीं हो सकती, तो वो उतना एनालिटिकल नहीं हो सकता जितना कि पेरेंट्स एनालिटिकल होते हैं, ठीक है ना। फिर अब तरीका असल में समझाने का ये है कि आपने बच्चों को कम्युनिकेट कैसे करना, उनके साथ आपने उनको गाइड कैसे करना है कि इट इज नॉट सेफ टू गो आउट। तो वो तरीके आपको पता होने चाहिए कि उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी रेपो कितनी अच्छी है बच्चों के साथ।
बिल्कुल उसको इम्प्रूव करना है आपने जो है वो, ठीक है ना. एंड यू कम डाउन टू देयर ओन देयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना. आप अपने तौर पर उनको वो नहीं करें, आप नीचे बैठ जाएं, आप उनके आई कांटेक्ट आई लेवल पे बच्चा हो और आप उसके साथ जो है कम्युनिकेट करें ताकि उसको लगे कि हाँ ये मेरे लेवल पर आकर जो है वो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे लेवल पे आकर मुझसे खेल रहे हैं. आप उनको पेंटिंग्स में डाल दें, आप उनको कलरिंग के काम करवाएं. आप आपको इस फिक्र से आजाद कर लें अपने आप को कि मेरी दीवार खराब हो जाएगी, मेरा घर गंदा हो जाएगा, ठीक है ना. डोंट डू दैट. आप उनको लेट देम बी क्रिएटिव. ये कोविड-19 में आपको बताऊं कि एक तरह से जो है वो ब्लेसिंग भी है कि इसमें लोगों ने बहुत सारे अपनी हिडन जो टैलेंट था उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया. उन्होंने गार्डनिंग शुरू कर दी. उनको पता लगा कि वो तो बड़े अच्छे जो है वो तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं, बड़े अच्छी तरह से जो है वो पेंटिंग्स कर सकते हैं, बड़ा अच्छा वो म्यूजिक बजा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, एक्सेट्रा. तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी वो चीजें हैं. और फिर उनका जो फैमिली इंटरेक्शन जो कि बहुत कम हो गया हुआ था कि जब साहब घर आया करते थे शाम को रात को तो वो ऐसे होता था जैसे वो को बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ी चोटी जो है वो सर कर आए हैं और अब जो है वो पूरा घर उनकी जो है वो आगे पीछे खिदमत में मसरूफ हो गया है. तो अब वो भी आलू प्याज काट रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने जो वो अफ्तारियां बना रहे हैं. तो बात यह है कि उनको पता लगा कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ. किचन कैन बी माई प्ले ग्राउंड एज वेल, ठीक है ना. सो ये चीजें होनी चाहिए. बच्चों का जो है वो बहरहाल ये मैंने आपको कहा है कि बच्चों से आप टॉलरेंस सीखें, उनको भी सिखाएं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट ना हो, बिकॉज वो बच्चा जो है वो चीजों को उस तरह नहीं समझ पा रहा जैसे आप समझ पा रहे हैं. तो इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बच्चे को उनके लेवल पे जाके समझाना होगा. बिल्कुल डॉक्टर साहब. अच्छा, हमारे पास कुछ लाइव मैसेजेस भी आ रही हैं. ये किन्होंने, आपने जिसने भी ये लाइव मैसेज किया है हमें, थोड़ा सा एक्चुअली मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफी लंबा मैसेज है और काफी टुकड़ों में है ये. अगर आप हमें कॉल कर सकें 1110000105 पर तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. डॉक्टर साहब सुन भी लेंगे और इसका जवाब भी दे देंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बच्चों की बातें की, इसी तरह अगर यंग जनरेशन की बात करें, जाहिर है तालीम के ख़त्म होने के बाद जॉब का ना मिलना, ये भी एक डिप्रेशन, एक खौफ की होती है, एक प्रेशर होता है आपके ऊपर फैमिली का भी. तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के मसाइल अलग अलग होते हैं. तो इस पे मैं चाहूंगी, अच्छा ये कॉल भी आ रही है, इस सवाल के जवाब से पहले एक कॉल ले लेते हैं पहले. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैं जिला जिकाबाद से मोहम्मद जी जिला जिकाबाद की FM ट्रांसमिशन की. जी बोलिए प्लीज. हेलो. जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी. जिकाबाद में FM रेडियो पर सिंधी खबरों क्यों नहीं चलते हैं? आप अगर उर्दू में बात कर लें तो अच्छा हो जाएगा. मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जिला जिकाबाद रेडियो FM है ना, उसमें सिंधी खबरों क्यों नहीं चलती हैं? हम न्यूज चलता है. अच्छा चले, मैं ये बात आपकी आगे पहुँचा दूंगी. कोई सवाल करना चाहेंगे? जी और भी कहना चाहूंगा, मैंने अगले भी हफ्ते में 2, 3, 4, 5 किया है इसके बारे में कि अभी तक जवाब नहीं मिल रहा. ये क्या मसला है? तो सिंधी में खबरों क्यों नहीं चलती? जी ठीक है, ओके. आई थिंक इनको सिंधी में खबरें सुनना चाह रहे हैं. ठीक है, हम अपने प्रोडक्शन वालों को बता देंगे कि आपके लिए सिंधी की खबरें भी चला दें. जी डॉक्टर साहब, हम यंग जनरेशन के मसलों की बात. यंग जनरेशन का देखें जी, हमारा हम अभी भी, मैं तो कहूंगा कि दुनिया जो है वो अभी तक इस चीज में फंसी हुई है कि हमारी तालीमी डिग्री जो है वो सिर्फ नौकरी के लिए होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये एहसास नहीं होना चाहिए तालिब इल्म को कि मैं अगर मैं ये डिग्री लेता हूं तो मुझे बेसिकली जॉब करनी है. वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? हमने क्या उस तरह का कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि अगर एक बच्चा जो है वो इंजीनियर बनता है तो वो कहां पे हम उसको फिट कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल जो है वो एक वो काम करे. और फिर चूंकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं तो इसमें जो है वो ये लोगों में आपको ये चीज डालनी चाहिए उनके जहनों में कि हमें एक नेशन की तरह जो है वो सोचना है, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और तालीमी निजाम को भी उस तरह से मॉडिफाई भी किया जाए. चूंकि ये तो अभी तक वही चल रहा है जो ब्रिटिशर्स ने आपके लिए बनाया था ताकि यहाँ का बच्चा पढ़ने के बाद यहाँ पे फिट ना हो, वो उसको बाहर ही जाना पड़े. और जो कि बहुत बड़ा एक सबब है ब्रेन ड्रेन का हमारे यहाँ जो. बहरहाल
अब हम ये तो खैर एक इल्मी बहस हो जाएगी। अभी का हमारा मसला ये आ रहा है कि अब हम बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं और जॉब का उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि वो जॉब उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ तो अच्छे स्टेप्स लिए हैं और लोगों से स्टेट बैंक ने भी बड़े अच्छे फैसले किए हैं ताकि आप ले ऑफ मत करें इनको, मगर फिर भी जो है वो एक अनसर्टेनिटी जो है वो, और अनसर्टेनिटी याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इंसान का फियर होता है। जब वो कभी भी किसी भी मामले में अगर वो अनसर्टेन हो जाता है तो फिर उसकी सूझबूझ जो है वो कमजोर पड़ जाती है और उसके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं रहा करती। तो उन बच्चों को जो है वो मैं तो कहूंगा कि आजकल उन चूंकि आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास जो है वो इंटरनेट की रसाई है, आपका वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज बेसिकली, ठीक है, और उसमें वो एक दूसरे के साथ जो वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। दे कैन कम अप विद न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू सोल्यूशंस। ये फेसबुक वगैरह भी तो जो है वो ऐसे बैठे बैठे ही तैयार हुई थी ना चीजें जो है वो, तो इस तरह से जो वो कोई सोशल नेटवर्किंग लेकिन जो प्रोडक्टिव चीजें हों उसके अंदर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। और दूसरी उम्मीद की बात तो ये है कि बहुत मुल्कों में जो है वो बहुत काम हो रहा है कि इसकी वैक्सीन जो है वो जल्दी तैयार हो जाए और फिर हम लोग एहतियात भी कर रहे हैं उसमें जो है वो। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा और आहिस्ता से लोग अपने कामों पे जाएंगे तो ये चीजें बेहतर होना शुरू रहेंगी। इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जो, क्योंकि ज़ाहिर कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, एक दिन उसने यकीनन खत्म करना होता है। बात उस वक्त होती है कि हम उस वक्त उस मसले को कैसे वो करें। बच्चों को जो वो ये चाहिए कि वो घरों में जो वो एक्सरसाइज जरूर करें, अपनी छोटी मोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वो कर सकते हैं वहां पे वो जरूर करें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक जो है वो बहुत बुनियादी जुज होता है उसका। तो डॉक्टर साहब एक्सरसाइज भी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, हेल्थ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी जो है वो आपकी बूस्ट अप होती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ उससे जो वो फर्क पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी हो तो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने शुरू में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि शादी होने के बाद जाहिर है हर औरत जो है एक उससे गुजरती है, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी डिफरेंट डिप्रेशन मोड्स आते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल। और वो क्यों होते हैं? हाँ, वो असल में देखिए जी, प्रेगनेंसी जो है बेसिकली तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, मगर ये है कि चूंकि अब जैसे जैसे हमने इल्म हासिल किया है और मेडिकल का इल्म हुआ है और गायनेकोलॉजी का इल्म हुआ है, तो अब हमें ये पता है कि हमें उस प्रेगनेंसी को किस तरह से बेहतर तरीके से, हेल्दी तरीके से जो है वो आगे लेके बढ़ना है। सो आप देखते हो कि लोग जो है वो एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाते हैं, ये सारी चीजें, इस बच्चे की हम अल्ट्रासाउंड करके जो है वो बच्चे की सेहत के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, ये तमाम चीजें भी हमें जो वो मालूम हो जाती हैं। तो ये चीजें जब आप लेकर चल रहे होते हैं तो साथ साथ अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो वो मूड सिम्टम्स को भी जो है वो बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं लोग के इसका जो है वो ये मेरी वाइफ जो है ये उदास रह रही है, या ये चिड़चिड़ी हो गई है, या इसको कोई अजीब अजीब हरकतें कर रही है, तो वो बड़े जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करके जो वो आप साइकियाट्रिस्ट से रुजू करते हो कि इनको जो कोई ऐसा मसला है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, इसको एंटीपार्टम डिप्रेशन है, हो गया है, लेकिन इसको डिलीवरी से पहले का डिप्रेशन हो गया है, या अगर डिलीवरी के बाद उसको वो मसले होते हैं तो वो फिर पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है इसमें बहुत, ये यूं समझ लें कि 100% ट्रीटेबल कंडीशन जरूर है, मगर ये खतरनाक इस तरह से है कि उसमें मरीज को अपने बच्चे के बारे में जो है वो बहुत अजीब और गरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। उसको ये ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा जो है ये कोई मॉन्स्टर है, ये बच्चा जो है ये मेरा नहीं है, ये बच्चा जो है वो मुझे मार सकता है, ठीक है, ये बच्चा मुझे कत्ल कर देगा, एटसेट्रा। हालांकि वो तो अभी अपने आप को संभाल भी नहीं सकता। और इसमें हमारे साथ ऐसे हमने वाकया देखे हैं कि जिसमें उन्होंने उस बच्चे को जान से मार दिया, ठीक है। और जी, तो इसको ये जो साइकोसिस होता है, जो पर्पल डिप्रेशन के साथ जो है, उसमें ये वाकयात होते हैं। तो हम लोगों से ये जरूर कहते हैं कि इस मरीजा को बच्चे से दूर रखा जाए और उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि वो कोई इस तरह की हरकत ना करे। बल्कि जब आप मरीज से बात करते हो तो आप पूछ भी लेते हो कि क्या तुम्हें अपने बच्चे के बारे में कोई अजीब और गरीब ख्यालात तो नहीं आ रहे? और बहुत सारी औरतें कहती हैं हाँ जी, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कोई चुड़ैल हो, भूत हो, जिन
है, फलाना है, ढिमकाना है, और मेरी तरफ देखता है और अजीब तरह से देखता है, मुझे लगता है मुझे मार देगा। तो और आपको तो पता है कि ये ह्यूमन रिस्पॉन्स है कि मुझे अगर मार देगा तो उसको मैं क्यों ना मार दूं पहले, बजाय वो मुझे मारे। तो ये इस तरह की चीजें इसमें होती है। इसका इलाज जो है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम ECT कहते हैं। इसके बारे में भी बड़े मिथ हैं, बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये कोई शॉक थेरेपी होती है जिसपे जो वो पेशेंट को पता नहीं कितने वोल्ट का करंट दे दिया जाता है, और ये इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, और ये बड़ा रिसर्च्ड मेथड है, और ये बहुत सारी बीमारियों में बहुत इफेक्टिव है, खासतौर पर पर्पल डिप्रेशन के अंदर, जो कि वहां पे आपको क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। और उसमें हम पेशेंट को जो है वो 6 to 8 सेशंस देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दी मशीन, जो कि करंट का जो उसका जो इट्स नॉट 220 और 240 और 440 करंट, इट्स जस्ट इन जूल्स, कि वो 80 to 120 जूल्स का जो वो करंट आप उसके टेम्पल से पास करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि वो उन केमिकल्स को जो बिल्कुल ड्रॉप हो गए हुए हैं उनको इमीडिएटली जो वो बढ़ा देता है, उनकी वर्किंग बढ़ा देता है, उनकी एफिकेसी बढ़ा देता है, और पेशेंट जो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद अगर आपको डिप्रेशन होता है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसका ECT वाला ट्रीटमेंट करवा लें। ओके, इट्स लाइफ सेविंग। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, अच्छा कॉल भी आ रही है, पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैडम सर से एक सवाल था हमारा। जी प्लीज बोलिए। सर ये जो ब्राइटनेस होती है, क्या होती है? दोबारा बोलिएगा। हेलो जी जी, क्या होती है? सर ये आपसे एक सवाल था, ये ब्राइटनेस होती है ना रात को ना देखने की वजह। जी जी, रात को जो नजर नहीं आता। हेलो जी 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 बिल्कुल। फिर हेलो, अच्छा, बेसिकली ये इनका सवाल ये था कि जो रात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मगरिब के बाद जो है वो दिखना कम हो जाता है, और रात को और ज्यादा उनको नजर नहीं आता। तो दिस इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अगर अपना वो विटामिन ए लेवल बढ़ा लें, उसकी विटामिन ए लेना शुरू कर दें, टैबलेट्स मौजूद हैं उसकी जो है वो, तो ये ठीक हो जाती है। मगर किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर रुजू कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि उनको लगता है कि कुछ जिन भूत है या वो मुझे मार देगा। कि जिन भूत के जो असरात होते हैं लोगों के ऊपर, क्या ये भी कोई साइकेट्रिक मसला होता है? इससे कोई इसका ताल्लुक है? थोड़ा सा मुझे। असल में मैंने आपसे कहा ना कि जो कोई कभी आपने ये सुना है कि किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ हो कि जिन ने जो है वो उसके दिल पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, और वो बजाय हॉस्पिटल ले जाने के उसको सीधा पीर बाबा के पास ले गए हो। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इसी तरह से दिमाग की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हैं, ठीक है ना, उनमें कोई जिन या भूत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, ठीक है ना। तो अशरफुल मखलूकात पे तो कोई चीज गालिब आनी नहीं चाहिए ना। अगर हम एज अ मुस्लिम हम इसको स्ट्रांग बिलीवर्स हैं इस्लाम के, तो हम तो ये समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। तो ये तमाम जो ना वो बीमारियां थी जिनको लोग समझ नहीं पाते तो उस जमाने में वो क्या है। चूंकि जब उसको कानों में आवाजें आ रही हैं तो ये समझेगा ना कि शायद ये जो आवाजें मुझे कुछ जिन दे रहा है या उससे मैं बातें कर रहा हूं, या जिसको कुछ शक्लें नजर आ रही हैं, डिल्यूजन हेलुसिनेशन उसको हो रहे थे विजुअल, तो उसको लगता था कि शायद जो कोई जिन था, ये किस तरह की चीज थी। तो वो एक मैं बड़ी अच्छी इसमें मिसाल देता होता हूं आपके तवज्जुह से। जो है वो एक मेरे पास पेशेंट आया और उसने कहा जी कि मुझे जो है वो ये दौरे पड़ते हैं, और ये दौरे यूं पड़े हैं कि मैं एक मर्तबा ट्रेन से उतर के जब रास्ते में जा रहा था तो मुझे हाजत हुई कि मैं किसी जगह रुक के पेशाब कर लूं। तो वहां पे मैंने एक दरख्त के नीचे पेशाब कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से मुझे ये दौरे शुरू हो गए, और पीर साहब ने ये कहा है कि वहां पर जिन का बच्चा खेल रहा था और तुमने उस पे कर दिया है, और अब वो जिन जो है ना तुम्हारे पीछे पड़ गया है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो मैंने उसको कहा यार तुमको उस पीर को बोलो, अकल की बात करे कि चलो तुम्हें तो जिन का बच्चा नजर नहीं आ रहा था, उस साले बच्चे को भी तुम नजर नहीं आ रहे थे, वो थोड़ा साइड पे हो जाता, उसने भी पूरा शावर ले लिया, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको नहीं लोगों को बताएंगे, डर जाएंगे कि ऐसा ना हो, हमारे बारे में ना सोचे। मेरा ख्याल है वी मस्ट फाइट दीज इग्नोरेंट थिंग्स, ठीक है ना। और हम जब मैंने आपको कहा कि हम स्कूलों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, हम
हम मौलवियों से बात करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप उनको ये समझाएं कि ये बीमारियां हैं, इनका इलाज करवाएं, और जब वो लेट हो जाएंगे तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो सबको ये चाहिए कि ये खासतौर पर मिर्गी की बीमारी जो है जिसपे दौरे पड़ते हैं, इसको लोग इसको भी समझते हैं कि जो जिन भूत उस पर आ गया है, और ये मिथ हमारे खत्म होने चाहिए। बीमारियां हैं, जल्दी इलाज किया जाएगा। बिल्कुल जी। कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? कजीरा में बात कर रहा हूँ जी, बोलिए प्लीज। एक मेरी बेटी है, तकरीबन 9-10 साल की है। एक तो वो बोलती नहीं है, ठीक है, और शरारतें बहुत करती है, हद से ज्यादा शरारतें करती है। ठीक है, और क्या पूछ जी? और कुछ समझती है वो, मगर बोलती नहीं है, शरारतें बहुत करती है। अगर खुदा ने खास से टाइम बांध दे ना तो शोर बहुत करती है। ठीक है, हमारे साथ लाइन पे रही है। जी जी। असल में ये जो आपकी बच्ची है, अब इसमें तफसील तो ये पूछनी पड़ती है कि इसकी जब डिलीवरी हुई थी ये नॉर्मल हुई थी, इसे अपना सर टाइम पे संभालना शुरू कर दिया था, इससे बैठना सही टाइम पे शुरू किया था, इससे चलना, जो माइलस्टोन हम इसको कहते हैं, वो तमाम चीजें इसकी ठीक थी। तो बोलना, अगर ये शुरू से नहीं बोल रही है, आप कह रहे हो कि समझती है, समझती का मतलब है कि वो सुनती है, और कहते हैं शरारतें करती है, तो हम इसको बांध देते हैं। जी जी। और ये सुनती है, अगर ये सुनती है और बोल नहीं सकती है तो फिर आप इसको ENT स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएगा। कभी कभी एक चीज होती है, हम उसको कहते हैं टंग टाई, ठीक है, जिसमें जुबान जो है वो नीचे से चिपकी हुई होती है और उसको काटना पड़ता है नीचे से, ताकि वो जुबान दोबारा हरकत में आ जाए और लोग बोलना शुरू कर देते हैं इसके साथ जो। अब जाहिर है वो बच्ची की जब ये आप कैफियत बता रहे हो कि वो बोल नहीं सकती है, तो वो तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है ना। आपका मैं मुंह पे टेप लगा दूं तो आप जो वो शरारत ही करोगे ना, आप लूडो तो नहीं खेलोगे बैठ के। तो आप उसका इलाज जल्दी से कीजिए। हो सकता है उसके बेचारे का ये रिएक्शन हो कि वो उसकी कोई बात नहीं समझता, तो इसलिए वो ये सारा कुछ करती है। मगर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है वो हम कहते हैं कि इन बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है, और जिसमें उनको बहुत सारी चीजों को समझ नहीं आ रही होती, तो वो फिर बहुत ज्यादा शोर शराबा, ये तोड़ फोड़, हर चीज को छेड़ वो करते हैं, उनकी तवज्जो नहीं बन पाती। इसके भी इलाज मौजूद है, मगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें जो आपके नजदीक हो, इंशाल्लाह इसका मसला हल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैडम, ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरी वाइफ का मसला है, तकरीबन 3-4 साल से उनके साथ ये है। वो बोलती है कि मेरे कानों में आवाजें आती हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, खौफ महसूस करती हैं कि फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, कोई मुझे मार देगा, कभी कहेगी कि पुलिस वाले मुझे आकर पकड़ के ले जाएंगे। तो इन बातों की वजह से हम घर वाले बहुत परेशान हैं। उनको जिना में भी दिखाया था, तो जिना में उनका ट्रीटमेंट कराया, तो वो करीबन 3-4 महीने सही गुजारती हैं, उसके बाद फिर ये इसी तरीके से आ जाती हैं। तो मैं ये डॉक्टर साहब से मालूम करना चाह रहा था कि कोई ऐसे जगह बता दें जहां इनको जाके हम दिखा दें, ताकि वाइफ का मसला हल हो जाए। वो दरअसल वो पीछे सुन भी रही हैं और उन्होंने शोर किया कि मैंने नहीं जाना दिखाने इनको। अगर आपको कराची में है तो मौसमियात पे डॉक्टर AQ खान सेंटर है। कौन सा? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सेंटर है इस पे मौसमियात पे। डॉ यूनिवर्सिटी देखिए आपने, डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जी जी, डॉ लैब देखिए ना। आप लाइन पे ये सुनते रहिए, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जो है वो आप वहां पे AQ खान सेंटर में आप किसी भी रोज उनको ले आए, हम वहां पे इनको देख लेंगे। अगर इलाज भी हो जाएगा, अगर दाखिले की जरूरत पड़ती है थोड़े दिनों के लिए तो हम दाखिल भी कर लेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से सेहत याब होकर जाए वहां पे। बिल्कुल सही बात है। ये लोगों के काफी ऐसे मसले हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। लोग समझते हैं उनको थोड़ा सा नजला या थोड़ी सी छींक आई तो वो समझते हैं उनको कोविड हो गया और फौरन वो अस्पताल भागते हैं। तो और फिर वो एक जगह से उनको जवाब नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबरों का वक्फा, इसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लिसनर स्टे ट्यून्ड विद अस।
105. Hot FM 105. Happiness is the highest form of health. Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. थैंक यू भैया। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो सेहत सबके लिए, जो कि आप हर जुम्मे को सुनते हैं सुबह 10 से 12। इस शो में हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और उनसे आपके सेहत से रिलेटेड मुख्तलिफ मसलों को हल करते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 111000 पर। आप मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। इंसान के जिस्म, इंसान जब पैदा होता है, इंसान के जन्म से लेकर जिंदगी के तमाम मराहिल निहायत तवज्जो चाहते हैं, बचपन हो या जवानी या बुढ़ापा। और इसकी जिंदगी के डिफरेंट सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, नाजुक मोड़ आते हैं, और इंसान को इन तमाम मुश्किल मराहिल में समझदार और तजर्बेकार लोगों की जरूरत होती है, जो आपको मदद देते हैं कि आप क्या चीज गलत है और क्या चीज गलत नहीं है, आपकी सेहत के मुतालिक वो सोचते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। आज हम अपने शो में नफ्सियाती बीमारियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से लोगों पर क्या असरात नुमाया हो रहे हैं, किस तरह हम इस मुश्किल हालात से गुजरने की कोशिश कर सकते हैं कि जो भी मुश्किल वक्त होता है थोड़े अरसे के लिए होता है। अगर इंसान अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख सकता है तो इससे बहुत आराम से हम इन मसलों से निकल सकते हैं। अगर नहीं तो नफ्सियात के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए आज हमने अपने शो में डॉक्टर ब्रिगेडियर शुएब अहमद को इनवाइट किया है। हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि कोविड में लोगों को हल्की सी भी छींक आ जाए, थोड़ी सी भी खांसी आ जाए तो वो समझते हैं कि शायद उनको कोरोना हो गया, वो फौरन अस्पताल का रुख करते हैं। इस वक्त अगर हर कोई अस्पताल का रुख करेगा तो वो और मुश्किल में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आप लोगों को, क्योंकि ये एक जहनी मसला भी बनता जा रहा है कि आपको लगता है कि अब आपको आपके हाथ आपने यहाँ लगा लिए तो आपको वायरस हो जाएगा, आपने इससे मिल लिया तो पता नहीं कि इसको तो वायरस नहीं था, मुझे लग जाएगा और मुझसे मेरे बच्चों को लग जाएगा। एक ऐसा जहनी दबाव है हमारे जहनों पे जो चले जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बस अब एक यही तो रोना है कि तुम्हारी छींक छींक और हमारी छींक कोरोना है। सो कहने का मतलब यह है कि फियर फैक्टर तो बहुत होता है ना। और मैंने आपसे कहा कि जब कोई ऐसी चीज हो जो कि गैर मरई हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, तो उसका खौफ जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चूंकि कोरोना वायरस इससे वायरस तो साला वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नजर नहीं आएगा तो वो नजर ही नहीं आ रहा आपको क्या पता जो वो कहाँ पे बैठा है, कहाँ से आपको लग सकता है। तो ये जो फियर ऑफ अननोन हुआ करता है, दिस इज द बिगेस्ट फियर। ठीक है, और वो इतना ज्यादा अब अच्छा, फिर दूसरा मीडिया, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि हमने मीडिया पे जब हम लगाओ तो वहां पे जैसे वो क्रिकेट का स्कोर बता रहे हैं कि वहां पे इतनी डेथ्स हो गई, तो वहां पे इतने आउट हो गए, तो वहां पे इतने जो ना उनको ये हो गया। तो दैट हैज एक्चुअली क्रिएटेड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन लाइक दिस कि बहुत बुरा खौफ है लोगों के अंदर। जो जरा सा भी अगर आपका गला खुश्क हो गया है नींद में या जागते हुए, तो आपको एकदम लगा। शुरू में तो बहुत हमारे पास पेशेंट आ रहे थे इस तरह के कि डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है, मुझे जो है वो घबराहट हो रही है, एंड दे वर रियली इन अ पैनिक अटैक बेसिकली। अच्छा, अब जो पैनिक है, पैनिक बेसिकली क्या होता है, घबराहट की बीमारी है।
ठीक है, और उसमें जब वो अचानक से बगैर किसी वजह के जो आपको यूं लगता है कि आपका दम घुट रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, और आप फिर जो वो भागते हो डॉक्टर के वहां पे हॉस्पिटल की इमरजेंसीज के अंदर, वहां पे आपको उसको ऑक्सीजन लगा रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है। अच्छा, चूंकि जब से ये कोविड का वो हुआ है, अब वहां पर ये भी उनको फियर हो गया कि ये मुझे कहीं कोविड तो नहीं है, ठीक है ना, तो अब उसकी वजह से जो वो हॉस्पिटल की जो इमरजेंसीज है वहां पर लोड बहुत बढ़ गया। हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि जब कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आए तो दो चीजें कीजिए। एक तो आप उसकी तफसील से हिस्ट्री ले लें, थोड़ा सा टाइम लगाए उसके साथ। अगर उसकी कोई कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई उसका रिसेंट ट्रेवल नहीं है, तो इसको रूल आउट कर दें कि उसको मोस्ट लाइकली कोरोना तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब उसको आप ये समझाएं कि तुम्हें जो ये बीमारी है, ये बेसिकली बीमारी जो तुम फील कर रहे हो, ये फील जरूर कर रहे हो, बट इसका जो मंबा है वो दिमाग है, वो आपका जहन है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी आ रही है, और इसका इलाज मौजूद है, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप उसको चलता कर दोगे ना कि छोटे छोटे कुछ नहीं है तो मोटो शाबाश कुछ तो मैं कुछ भी नहीं है निकल जाओ, तो वो समझेगा कि ये डॉक्टर जो है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, मेरी बात समझा नहीं, ठीक है। देन ही विल गो टू सम अदर डॉक्टर, देन ही विल गो टू सम अदर डॉक्टर, और फिर वो एक जो है वो अनएंडिंग स्टोरी बन जाएगी और वो क्रॉनिसिटी के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। एक कॉल भी कॉल भी देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब, नॉर्थ नाजिमाबाद से जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है अंबर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ी अच्छी फ्रेंडली बातें बताई हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये और मेरा उसमें हमेशा फर्स्ट ग्रेड आता था तो डॉक्टर साहब यकीन माने मैं पिछले घंटे से कॉल करी हूँ, बेल बराबर जा रही थी, लेकिन कम से कम कॉल्स आए हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि वाकई इस बीमारी ने लोगों को जहनी मरीज बना दिया, लेकिन साथ साथ आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसके साथ कंस्ट्रक्टिव भी चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई हैं, बिल्कुल। जैसे कि माँ बाप बच्चों को अटेंशन बिल्कुल नहीं देते थे, भी इधर बच्चे स्कूल से आए, चलो भाई खाना खा लो, सो गए, अब ट्यूशन पर जाते, ट्यूशन से वापस आए तो चलो भाई मौलवी साहब के पास। कोई इंटरेक्शन बच्चों का माँ बाप के साथ था ही नहीं। क्योंकि मैं भी मेरे पास भी डॉक्टर बेटी है, डॉक्टर नाजिया जिना हॉस्पिटल में, माशाल्लाह। वो अपने बेटे को माशाल्लाह अटेंशन दे रही है, उसकी कोचिंग कर रही है, उसके खाने पीने एवरीथिंग। बच्चे जो हैं वो उनको अफेक्शन मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, सिंसियरिटी मिल रही है, तो वो ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। अब मेरा भी अपना जो ग्रैंडसन है डॉक्टर साहब, पेंटिंग कर रहा है, अपने मोबाइल पे अच्छे वो ड्रामे हैं, कुछ मूवी है कंस्ट्रक्टिव, वो देख रहा है, और फिर साथ साथ उनकी स्कूलिंग भी चल रही है, टेली स्कूल जिसके नाम से वो भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह बातें कही। अब एक बात मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि जो पागलपन का है इलाज, वो कहना तो नहीं चाहिए, मैंने हैदराबाद का मेंटल हॉस्पिटल देखा है, वहाँ लेडीज और जेंट्स तो वो कपड़े भी फाड़ रहे थे, बाल भी वो खींच रहे थे, और बहुत बुरी हालत थी। यकीन माने मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या ये सूरत हाल अब भी है, और क्या इनका इलाज ऐसे लोग? ये आप कब की बात कर रहे हैं, कब गई थी? ये टाइम हो गया इस बात को, 25 साल हुए। नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। और मेरे नेबर में एक है, ही इज 45, द मैन इज 45, और बेटियां बहनों की शादी हो गई है, अकेला अपने माँ के साथ रह रहा है, वालिद भी नहीं है, भाई ने छोड़, लेकिन वो जंजीर से बांधा हुआ है, बाहर निकलने नहीं देते, इवन के माँ के साथ भी उसको इतना अटैचमेंट नहीं है। जब भी वो दरवाजे पे बैल होता है, क्योंकि वो मेरे नेबर में ही है, वो आ जाता है आदमी और उसको हटा देती है दुत्कार का। क्या मैं इनको क्या मशवरा दूं? मेरा दिल चाहता है कि इनको अच्छी बात है आप मेंटल हॉस्पिटल भेजूं हैदराबाद में। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। पहले मैं आपको छोटा सा एक वो कर देता हूँ कि 25 साल पहले का जो वो मेंटल हॉस्पिटल था जिसको गुड्डू बंदर कहा जाता था, ठीक है जी, हैदराबाद का, तो वो उसकी उस जमाने में ये हालात थे कि लोग जैसा चिड़ियाघर में पैसे देके नहीं जानवरों को देखते, तो वहां पर वो टोकन लेके पैसे का उनको विजिट करवाया जाता था कि ये पागल खाना है और इसको विजिट करें। मगर वो अब वो हालात नहीं है। अब वहां पर जो है वो प्रॉपर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट वो बन गया हुआ है, बल्कि उसके साथ ही रेंजर्स ने भी जो है अपना ड्रग एडिक्शन सेंटर वहां पे बना दिया है। तो अब उसके हालात बहुत फर्क है, आप जरूर जाइएगा और उसको देखिएगा। डॉक्टर साहब, हम बात को जुबैदा इस पर काटेंगे, हमारे पास ना एक अभी कमर्शियल ब्रेक है, तो बाकी डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब मेरा जवाब दीजिएगा बाद में। मैं मैं जवाब थैंक यू। Hot FM
FM 105. जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। यकीन रखो, कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना हुजूम में जाने या ना जाने का सवाल है। हर मुसलमान पर फर्ज है अपनी और औरों की जान की हिफाजत करना। रमजान के दौरान वबा को फैलने से रोकने के लिए नमाज और तरावी घर पर अदा करें। अगर मस्जिद जाना भी हो एहतियात करें, लोगों से फासला रखें और अपने अजीजों को महफूज रखें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो नुसरत शाह है और मां गायनी जी प्रोफेसर आहियां डाउ मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर रूथ KM फाउ सिविल हॉस्पिटल कराची में। कोरोना वायरस की बीमारी आजकल सारी दुनिया में फैल जी चुकी है। हामला खवातीन में यो वायरस लगू के औरत के तो उनमें माँ जी सेहत ऐं नंढड़े ॿार जी सेहत ॿिन्हिनि जे लाइ काफ़ी ख़तरात थी सघनि था। बहितर इहो ई आहे जेसि ताईं वायरस कंट्रोल थिए हमल खे रोकियो वञे और जॾहिं थोड़ी सिचुएशन बेहतर थे तो पोइ हमल कयो वञे तो ज्यादा बेहतर आहे। ही पैगाम पॉपुलेशन काउंसिल UNFPA ऐं UKAID जे ताबुन सां पेश कयो वियो। Hot FM 105. Happiness is the highest form of health. Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो सेहत आपके लिए। इसको आप हर जुम्मे को सुबह 10 से 12 सुनते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और इनसे आपके मसलों का हल जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जुबैदा का फोन था, उन्होंने आपसे जो डिस्कस किया कि उनके नेबर में जो मसला है इसको कैसे वो खुद से उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल सही। जुबैदा, देखिए आपने बड़ी एक जो हमारी उसकी बात बताई कि आपने साइकोलॉजी की और आपने साइकोलॉजी में जो है वो डिस्टिंक्शन भी ली, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकती हो कि इन मसाइल को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि उनको हेल्प चाहिए, मगर उन बेचारों को ये नहीं पता कि उनको हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आप या तो किसी तरह से अपने आसपास मोहल्ले में किसी बड़े को शामिल करें इसमें कि भाई इसको बच्चे को इलाज के लिए लेके जाना जरूरी है। और अगर आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना पता भी बताया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, ये बिल्कुल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल जो है ओझा कैंपस, ये उसका ज़ैली इदारा है और आप वहां पे ले आए। हमारे पास दाखिले की भी सहूलत मौजूद है। ठीक है, और सब बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे पास सारे हैं वहां पे, जो वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली। तो उम्मीद है कि हम इसको हेल्प आउट कर सकते हैं उसमें जो। बिल्कुल। आप यहाँ बस लाइव मैसेजेस भी आ रहे हैं, प्लीज आप मुझे अभी कॉल कीजिए, हमारी लाइन अभी फ्री है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने जो मैसेज किया है वो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही क्योंकि वो बहुत टुकड़ों में और बहुत मिक्स है, तो मैं गलत चीज नहीं कन्वे करना चाहती। अभी लाइन फारिग है तो प्लीज आप कॉल कर लीजिए अभी 1110000105। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक तरफ बताया कि लोगों को जरा सा गला खुश्क है, खांसी है हल्की सी या छींक आ रही है तो समझते हैं कोरोना। अच्छा, ऑन द कंट्रारी दूसरे लोग कुछ इस तरह के भी हैं जो कि बहुत ही लापरवाह हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मास्क पहनो या ग्लव्स पहनो। ऐसे लोग भी हैं, क्या ये भी उनके साथ कोई नफ्सियाती मसला, ये बिल्कुल ही खुलेआम फिर रहे हैं? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं कि जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई हमारी पर्सनल कैलेमिटी होती है, तो हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो है डिनाइल, कि हम नफी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरी गाड़ी चोरी हो गई, किसने कहा? नहीं, मैं तो वहां पे साइड पे खड़ी करके आया था, पॉसिबल ही नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स। एक कॉल है, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? ठीक है जी बिल्कुल। आप कौन? मैडम पूछना ये था कि मैदे का मेरा मसला है, तकरीबन 2 साल से 10 साल से मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो हर किस्म की अद्वियात और सारे वो करवा चुका हूँ, कभी कोई दुआ असर करती है तो तकरीबन 15 दिन या 16 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके साथ बहुत ज्यादा घबराहट और एंजाइटी है, तो
उसके लिए भी थोड़ा सा बता दें डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है, आपने बड़ा अच्छा वो किया, जैसा अंबर ने बहुत शुरू में ये बताया था कि हमारा दिमाग जो है वो एक कंट्रोल सेंटर है जो कि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। सारी रगें जो है कि हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है पूरे जिस्म को। जी लाइव सुन रहे हैं जी, ठीक है। तो जब वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है तो उसपे तमाम नसें जो हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, जिनको हम जो वो नर्व्स कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बुनियादी तौर पर उनका जो मंबा है, उनका जो शुरू होती है वो दिमाग से होती है, ठीक है ना। मगर वो जाहिर जो है आपके मैदे पे, आपके सर पे, आपके जिस्म के बाकी हिस्सों पे होती है। इनको हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान में आम तौर पर डिप्रेशन के मरीज जो हैं वो मैदे ही की बीमारी से हमारे पास आते हैं। वो समझते हैं कि शायद जो पेट है, ये मैदा है, ये जो सारा वो है, यहाँ पर कोई गैसेस जमा हो रही है, वो फिर गैसेस मेरे दिमाग को जा रही है। हालांकि गैस का दिमाग को जाने का रास्ता ही कोई नहीं है, मगर वो एक उनको ये कैफियत ही महसूस होती है। और ये असल में डिप्रेशन के मरीज होते हैं। और जब हम उनको एंटी डिप्रेशंस पे डालते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बल्कि मुझे एक याद आता है कि एक मरीज मेरे पास आई तो उसने कहा कि मैं 4 साल तक अपने इधर से उधर फिरती रही, कहीं पे सीटी स्कैन हुआ, कहीं पे MRI हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कोई, मेरा पूरे जिस्म का हर चीज उन्होंने करके देख ली। फाइनली जो है वो मैं साइकेट्रिस्ट के पास मुझे रेफर किया गया और मैंने 3 महीने वहां पे इलाज करवाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तब मैं लोगों कोई भी बीमारी कहता है तो मैं कहती हूँ भाई पहले साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, मेरा तो पूरा घूम कर आओ। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि साइकेट्री में जितनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कि जो उसका राज को राज रखना है, ये शायद किसी और हर डॉक्टर रखता है, मगर सबसे ज्यादा हमारे पास होता है। क्योंकि आप हमें ऐसी ऐसी बातें बता के जा रहे होते हो जो हमारे पास राज होती हैं, अमानत होती हैं आपकी। तो इसमें बिल्कुल फिक्र न करें कि हम जब वहां जाएंगे तो वो हंसेंगे तो नहीं, तो ऐसी बात तो नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हम जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? वालेकुम सलाम जी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम शेयर करना था, उसके बारे में मुझे पॉजिटिव कितना रहना चाहिए। दोबारा बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि जो है ना, मैंने मेरे मुतालिक मैं एक जगह गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे मुतालिक एक लेटर बनाया गया था। जब उसकी मैंने अपील की कि लेटर बेबुनियाद है, तो फिर उसके मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना के मुझे मुख्तलिफ अज़ियत देना शुरू कर दी गई। क्योंकि ताकतवर और कमजोर की बुनियाद पे जब फैसला आ जाए तो उस पर बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इस तरह करना कि ना कहीं सुनाई की जा रही है और डिप्रेशन दिया जा रहा है, ओपन अरेस्टेड रखा जा रहा है, जॉब वर्क से दूर रखा जा रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा। इस मामले में क्या करना चाहिए? अजियत तो मिलनी है बंदे को, लेकिन बंदा अपने आप को कैसे रखे? हाँ, ये तो आपके साथ जो भी ज्यादती हो रही है, ये तो आप समझ रहे हो कि आपके साथ ये ज्यादती हो रही है। मुमकिन है, ये मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मुमकिन है कि जिन लोगों ने आपको ये लेटर दिया है या जो वो की है, उनका हमने तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना। तो हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि आपने कोई ज्यादती की थी तो उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा। बहरहाल इसको छोड़ दें। आपको बुनियादी तौर पर अपना खुद एहतसाबी आपको करनी है। आपने अपने आप को खुद से एनालाइज करना है कि चीजें कहां पर गड़बड़ हो रही हैं, कहां पर वो ठीक हो रही थी, और उसके बाद जो है वो उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं आप अपनी सोच को उस तरफ लेकर जाए कि आपके लिए अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी बेहतरी दुनिया में पैदा की हुई है, सिर्फ यही आपके लिए जब वो एक जरिया नहीं था। तो इस तरह की सोचें आप लेंगे, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जरूर कीजिएगा, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको किसी स्टेज पे जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल साइकेट्रिक ओपिनियन ले सकते हैं, कोई हल्की फुल्की दवाई आपको देके इस मसले को किया जा सकता है। जी थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी बीच में कॉल्स आ गई थी तो बात हमारी उधर ही रह गई कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुल्ला फेरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि गाड़ी अगर जी मैंने कहा कि जो पहला रिस्पांस हमारा होता है ना, किसी भी बड़ा हादसा जब हम सुनते हैं तो वो डिनाइल का हुआ करता है। तो अभी तक जो है, अच्छा बाकी स्टेजेस फिर उसके बाद की होती है, फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है एंगर की। जब आपने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी होगी, आपने कहा मेरी गाड़ी तो ऐसी जगह उस पर ये लॉक लगा हुआ, ऐसी तुम झूठ बोल रहे हो किसी से। जब आप एक्चुअली वहां जाते हो तो वाकई में आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी होती है। जब आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी होती है तो फिर आपको एंगर आता है, गुस्सा आता है
मेरी ये गाड़ी क्यों, 10 और भी तो आसपास खड़ी हुई थी, इनकी गाड़ी क्यों नहीं चोरी, मैं एक नौकरी पेश आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे बना के ये गाड़ी ली थी, बैंक से कर्जा लिया था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपको फिर जो है वो एंगर जो है वो आना शुरू हो जाता है डिनाइल के बाद जो है। ठीक है, फिर जो है वो आप बार्गेन करते हो। ठीक है, कोई बीमारी हो, कोई इस तरह की वो चीज हो, फिर आप बार्गेनिंग करते हो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह मियाँ मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मेरी गाड़ी वापस मिल जाए। ठीक है, अल्लाह मियाँ मैं ऐसा हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है वो आपको आता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर आप उदास हो जाते हो, जब आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आती कि अब गाड़ी कहाँ मिलेगी। मैं गाड़ी की मिसाल आपको दे रहा हूँ, इससे कोविड से हम आगे बात करते हैं। फिर फाइनली जो है आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि ओहो अब तो ये साथ होगी। अभी तक जो है हम डिनाइल की फेज में हैं। जब आपको कोरोना हो जाएगा फिर आपको आएगा एंगर। ठीक है ना, पहले मैंने क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। फिर आप बार्गेन करोगे। ठीक है, फिर मतलब यू हैव टू पास थ्रू ऑल दिस स्टेजेस। सो इन लोगों को चूंकि एक तो तालीम की कमी है, दूसरा वो हमारा जो बेसिक यूनिट है हमारा जो है वो तालीम का, वो आपको कभी भी मुतादी बीमारियां, जो छूत की बीमारियां हैं, जो लगने वाली बीमारियां हैं, उनके बारे में कभी भी वो आपको स्कूल में पढ़ाएगा, आज तक आपको कभी नहीं पढ़ाते। जो ये बच्चों को जो वो तालीम देनी चाहिए, फिर पर्सनल हाइजीन के बारे में तालीम देनी चाहिए। आपका तो मजहब जो है वो सफाई को जो वो ईमान का निस्फ दर्जा दे देता है, तो इससे बड़ी तो और कोई चीज नहीं हो सकती इसमें जो है वो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जो लोग ऐसे खुले फिर रहे हैं उनको मुश्किल है, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको जैसे पता कि गवर्नमेंट ने फैसला किया कि तरावियां घर पे पढ़ी जाएं, नमाजें घर पे पढ़ी जाएं, सारे उम्र के एक हिस्से में। अच्छा कॉल भी, पहले वो कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं गड़ी पैरों पे आमिर बात कर रहा हूँ। जी आमिर प्लीज बोलिए। जी मैं ये बोल रहा हूँ, ये जेकाबाद ट्रांसमिशन में प्रोग्राम क्यों नहीं चलती है? नहीं मुझे समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा बोलिएगा। जिला जेकाबाद रेडियो FM में प्रोग्राम क्यों नहीं चलती है? हिंदी में प्रोग्राम नहीं आते हैं और हिंदी खबरों भी नहीं चलती। चल जाएगी जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि नमाज पढ़ना हमने लोगों को रोक दिया। मतलब लोगों को कहा है कि मस्जिद में जाके वो नमाज ना पढ़े, अपने घरों पे अदायगी करें। देखिए ये जो मेरी बात सुने, जो इस तरह के फैसले हुआ करते हैं ना, डिसीजन जो होते हैं, वो एविडेंस बेस्ड हुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपने दुनिया में देखा कि इस शुरू में तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है वो आप टच करके इस बीमारी को उठाते हो, कोविड जो है वो, ठीक। उसके बाद आपको पता लगा कि नहीं ये तो एयरबॉर्न भी है। जब आपको पता लगा कि ये एयरबॉर्न है, हवा से, सांस से, इन चीजों से फैलती है, तो फिर आपने कहा कि कितने डिस्टेंस तक जो है वो इंसान की सांस जो है वो उसका असर होता है। तो फिर आपने कहा कि जो 6 फीट के फासले तक जो है वो असरअंदाज होती है, उसके बाद वीक हो जाती है। ज्यादा भी हो सकती है, अगर आप छींक मारे तो वो तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा दूर तक भी चली जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि 6 फीट का जो वो डिस्टेंस होना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि जो एज में ज्यादा लोग हैं, 60 से अबव लोग हैं, उनमें जो है वो अमूमन कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज होती है, उनको कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीजेज भी अक्सर लोगों को चल रही है। किसी को डायबिटीज चल रही है, किसी को हार्ट डिजीज चल रही है, किसी को रीनल डिजीज चल रही है, तो वो फिर ज्यादा बेचारे प्रोन हो जाते हैं उस बीमारी से। तो जब लोगों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया इस बात पे कि हमें जो है वो मस्जिद में ही नमाज पढ़नी है, तो फिर उनको ये कहा गया कि ठीक है, फिर आप अगर मस्जिद में आओगे तो एक तो 50 साल से कम उम्र के लोग आएंगे और दूसरा जो है वो 6 फुट का फासला रखेंगे। कुछ लोग तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं जो समझते हैं। बात वही है कि समझने की बात है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप वही हरकत करते जाएंगे, ठीक है। उसमें जो है वो लोग, मगर अब इसमें हुआ क्या है कि जो 50 साल से बड़े लोग हैं वो बेचारे एक डिप्रेशन में चले गए कि देखो, क्योंकि उनका काम नहीं थे, 5 वक्त मस्जिद जाते थे, अपना वक्त गुजार लेते थे। और ये अक्सर तो यही टाइम होता है ना जिसमें लोग जो वो ज्यादा इबादत की तरफ जो वो जाते हैं। सारी उम्र की जो उन्होंने जो भी अच्छा किया, बुरा किया, तो अब जाके उनको ये एहसास होता है कि यार अब जाके जो वो माफी मांग ली जाए, जो ठीक है ना। तो वो इसलिए जो तो वो आपने उनसे वो बेचारों से भी जो है ना वो उनको मना कर दिया कि वो ये काम ना करे और घर से ही करे। जो अल्लाह ताला तो आपकी, हम कहते हैं, शहर से नजदीक है, ठीक है ना। तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप वहां गए तो वहां गए, आपने इबादत करनी है, आप खुशू से इबादत करें, ठीक है, अल्लाह ताला से जो दुआ करें, ठीक है ना। और अपना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मेरा ख्याल इसको भी मैं आज की बात कर लूं कि हमें हर वक्त जो ना वो बचपन से लेके अभी तक जो है
कि तुम बहुत बुरे हो, गुनाहगार हो, ये हो, वो हो। यार अल्लाह ताला के जो वो करीम वाले नाम है, जो उनके जहां पर वो फैज देते हैं, जहां पर जो वो आपको माँ से ज्यादा शफीक है, बाप से ज्यादा शफीक है, ठीक है ना, वो तो मौलवी फैलाता नहीं है, ठीक है ना, उसको भी तो आप लेकर चले ना, ताकि लोगों में गिल्ट तो कम से कम होना चाहिए ना, वरना तो वो बेचारा उसी गिल्ट में ही मारा जाएगा सारी उम्र जो है वो। और वो चीज उनको मुश्किल हो रही है। जो बुजुर्ग हजरात हैं हमारे कि वो मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, वाकई में ये उनको कुछ लोग मुझे मिले भी हैं और वो यही कहते हैं कि देखिए कितनी ज्यादती की बात है। बिल्कुल ज्यादती की बात है, मगर अगर वो वहां से कोई इलनेस लेकर आएंगे तो वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों करते हैं लोग, क्या मसले होते हैं उनके दिमाग में? देखें, वायलेंस आप कभी भी एंगर है, ये जो वायलेंस है हमेशा ये एक कमजोर इंसान की निशानी होती है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं ये भी बताइए। ठीक है, तो जब आप उसको चीजों को रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं, जब आप उसको मसले को सॉल्व नहीं कर पाते हो विद अ रैशनल वे, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आती है, एंड देन यू गो इनटू फ्रस्ट्रेशन, और फिर आप जो वो वायलेंस करते हैं, और वायलेंस हमेशा जो है वो आप अपने से वीक लोगों पे करते हो। आप ये जो घरेलू वायलेंस करते हैं, इन्हें बोले ना जरा अपने ऑफिस में जाके अपने बॉस के साथ यही चीज करके दिखाएं, बीवी पे क्यों कर रहे हो, बच्चों पे क्यों कर रहे हो, नौकरों पे क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो, अच्छा अब चूंकि वही बात है कि आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपकी जो कैथारसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको जो एंगर है, आपको जो गुस्सा है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि घर वाले मेरी बात समझेंगे नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिन लोगों में रह रहे हो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, आप उनसे शेयर करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। जो भी आपकी जिंदगी के मसाइल है, मुमकिन है कि आपको वो ऐसा सोल्यूशन दे कि आप सोचे यार मैं पहले ऐसे फजूल बाहर बात करता था, मैं तो अपनी अगर वाइफ से बात करूं तो ये मुझे ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकती है, मैं अपने बेटे से बात करूं, बेटी से बात करूं, मुझे ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो ये चीज जो है वो इसमें हमें रखनी चाहिए, और इस वायलेंस को कम से कम होना चाहिए, और लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का वायलेंस होता है तो उसको फौरन चाहिए औरत को या बच्चे को कि आपके किसी भाई से, बहन से, दोस्त से कम्युनिकेट करें कि डैडी आजकल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लें। और मुमकिन है कि ये भी एक जो है वो क्राई फॉर हेल्प हो उनका, जो है वो किसी ज़हनी बीमारी की वजह से। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ये भी बताइए कि घर में जो आपस के रिश्ते हैं, ये भी एक दूसरे के लिए बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, बहन भाई दोस्त, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप इनकी बातें भी समझ लेते हैं, दोस्त होते हैं स्पेशली आपके, जो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। यही मैंने आपको कहा ना कि हम चूंकि एक ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, ठीक है ना, और वो एक जो है वो सोशल सर्कल में रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं सबसे जो दुनिया की सबसे पेनफुल पनिशमेंट है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कि किसी को आप अकेले बंद कर दें। अच्छा, इसी पे मुझे याद आया कि आप कोविड में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें आप पेशेंट को आइसोलेट करते हो। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो यू आइसोलेट दैट पेशेंट फ्रॉम इवन फ्रॉम द फैमिली। सबसे बड़ा उस बेचारे के लिए तकलीफ का मरला ये है कि वो खुदा ना खासा अगर वो मर रहा है तो मरते में तो जो है ना वो किसी का हाथ पकड़ सकता है, ना वो किसी से बात कर सकता है, ठीक है ना, एंड ही इज गोइंग जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा फियर है, और इसको भी हेल्प करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो साइकोलॉजिस्ट हमारे हैं, जो सोशल वर्कर्स हमारे साथ हैं, हम ये चाहेंगे कि अगर कोई सेल्फ आइसोलेशन में है घर पे तो वो उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, उसके साथ रोजाना की बेसिस पे उससे बातचीत करते रहें। अगर हॉस्पिटल में वो उसको आइसोलेट किया गया है तो वहां पर भी जो है वो, चाहे वो वीडियो लिंक से बात करें, चाहे वो उसको फिजिकली विजिट करें, मगर ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रूहानियत कितना मदद देती है आपके नफ्सियाती मसलों को हल करने? बिल्कुल। जो WHO है, अब वो जो हेल्थ की डेफिनेशन देता है तो उसमें वो स्पिरिचुअलिज्म का भी जिक्र उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। वो ये कहते हैं कि किसी भी, आपका कोई भी अकीदा हो, आपका कोई भी मजहब हो, उसमें जो है वो एक चीज जो है वो स्पिरिचुअलिज्म जरूर होती है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिज्म इज योर बेसिकली इनर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम सम डेटी, जो भी हो सकती है। तो वो आपका इम्यून बूस्ट अप करती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ाती है। वो कहते हैं ना दुआओं का असर होता है, तो बेसिकली जो दुआओं का असर होता है वो असल में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका जो वो रिस्पॉन्ड करता है
बहुत जरूरी है इसका रोल भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आखिर में कोई ऐसी बात जिसमें आप सब चाहेंगे कि हमारी यंग जनरेशन, हमारे सारे वो लोग जो इस वक्त घरों पे हैं, क्या वो करें कि वो एक जहनी दबाव में ना आए? मैं तो कहूंगा कि जो घरों पे लोग रह रहे हैं उनको अपना दिन और रात सोने की बजाय ज़ाया करने से बेहतर है कि वो ये ढूंढे कि उनके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ था जो आज तक हमें पता नहीं लगा है। वो कुछ गुनगुनाना शुरू कर दे, वो कुछ म्यूजिक बजाना शुरू कर दे, वो कोई पेंटिंग करना शुरू कर दे, वो जब वो गार्डनिंग कर ले, वो गाड़ियां अपनी धो ले, कम से कम जो है वो उनको इस तरह के काम कर ले। ठीक है साहब, आपने मुझसे शो के शुरू में कहा था कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरे वो जो सारे मरीज जो इस वक्त जहनी दबाव में कोविड की वजह से आइसोलेट हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या पता वो आज का दिन उनका उस मेंटल स्ट्रेस में ना रहे, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए। मेरे गाना तो मैं बिल्कुल भी खैर गाना और रोना किसको नहीं आता, सही कह रहा। मगर ये है कि गाना तो मुझे अभी एकदम से मुझे आपने वो कर दिया तो गाना मुझे याद भी नहीं आ रहा। नहीं, मेरा फिर कभी किसी और प्रोग्राम में हम बैठेंगे तो फिर हम आपको गाना भी सुना देंगे जो वो ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात, कैसा लगा आपको मेरे शो में आकर? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बड़ा मजा। आप बताएंगे कि मैं यहाँ पे आया तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो आपका बड़ा अच्छा सेटअप है यहाँ पे, जब वो वेरी नाइस स्टूडियो, ठीक है ना, बड़ा आपका अमला बड़ा अच्छा है, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, ठीक है ना। असल में ये आपकी यही चीज होती है जो इखलाक आपका जो है वो जो याद रहता है, बाकी तो ऐसे कोई चीज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने हमारे सामीन को इतनी आगाही दी कि इस वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में जो आपकी बातें हैं वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यकीनन हम एहतियात कर रहे हैं, हर कोई हमें ये कह रहा है कि मास्क पहनो, इतनी दफ़ा हाथ धो, ये तमाम चीज़ें कर करके अब हम थक गए और अभी हमें यकीनन ऐसे शख्स की ज़रूरत है, ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो हमें जहनी तौर पर सुकून दे सके और हमें बता सके कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और तुम इससे बाहर आ जाओगे और हम अपनी नॉर्मल जिंदगियां गुजारने शुरू हो जाएंगे। जी प्लीज। महमूद और अयाज का आपने वाकया सुना हुआ होगा कि महमूद गजनवी और उसका गुलाम अयाज था, तो उसने अयाज से कहा कि इस अंगूठी पे कुछ ऐसी इबारत लिख दो कि जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। तो उससे जो अंगूठी पे इबारत लिखी थी वो ये थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल। तो वक्त जो है वो गुजर जाता है और उसकी फिर वो अच्छी या बुरी यादें जो है वो रह जाती है आपके पास। जो बिल्कुल सही कहा आपने। ख्वाहिश अच्छी चीज है, आप ख्वाहिश करते हैं तो दुआ करते हैं और यूं ही बहाने से अल्लाह को याद करते हैं और फिर ख्वाहिश पूरी हो ना हो दिल को सुकून जरूर मिल जाता है और दिल का सुकून बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत की ख्वाहिश कीजिए और अल्लाह से हर वक्त दुआगो रहिए कि अल्लाह हमें इन तमाम खतरनाक बीमारियों से दूर रखे जो आजकल हम सब के लिए लिम्ह फक्रिया बन चुकी हैं। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो, मुझसे तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।
और आपके दिल की आवाज हॉट FM 105